कालीन सैन्य संगठन। आज बताने चल रहे हैं क्या, सल्तनत कालीन राज्य व्यवस्था। कालीन, ठीक, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब है किस तरीके से कर लेते थे, कौन कर किसने लगाया था और कौन सा कर किसने बंद कर दिया था, वो सब समझेंगे। सबसे पहले नंबर हम समझते हैं कि कर लेंगे तो एक कुछ न कुछ उसको मुद्रा चाहिए भाई, या तो वो अनाज के रूप में टैक्स लेगा या तो पैसे के रूप में लेगा। लेकिन हम लोग देखे थे कि पैसा जो है तेरा रोसा कब चलता था, पैसा सिंधु सभ्यता में चलता था। उसके बाद आते आते गए ये सभी क्या है, मुस्लिम आक्रांता आ गए। ये अपने हिसाब से पैसे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा, कोई चीजें जैसे मोहम्मद गौरी आया होगा, मोहम्मद गौरी आया, उसके पहले जो भी रहे होंगे जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, अपने टाइप के सिक्के कुछ ना कुछ चला रहे होंगे। तो क्या अचानक से कोई सिक्का बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते। तो देखो इसमें देखेंगे पूर्व मध्य की तुलना में इस काल में सिक्कों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी जब दिल्ली सल्तनत आया तो उसके पहले के सिक्कों की अपेक्षा और इस काल के सिक्कों की अपेक्षा में क्या हो गई, वृद्धि। यानी ये लोग सिक्के ज्यादा छापे दिल्ली सल्तनत वाले। तो अगर बात करें कि मुद्रा का मानकीकरण का श्रेय तो इल्तुतमिश को जाता है। किसे जाता है? इल्तुतमिश। ये दो प्रकार का सिक्का चलाया था। एक हम बताते चांदी का, चांदी का जो टका होता था वो चांदी का होता था, और दूसरा जीतल। यानी इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से? जीतल और टका चला के रखा था इसने। देखो मोहम्मद गौरी को जानते ही हो। मोहम्मद गौरी जो सिक्का चलाया था ना, एक तरफ उसने अपना नाम लिखवाया था और एक तरफ देवी जी की आकृति अंकित थी। तो इससे यह पता चलता है कि ना आनंद फानन में सिक्का चलवाया होगा। नहीं समझ रहे? एक तरफ अंकित यानी पुराने सिक्कों की इसको भी अडॉप्ट करना पड़ा। यानी जो पुराने सिक्के उस समय चल रहे होंगे तो मोहम्मद गौरी आक्रमण किया, इसको बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, ऐसे चलता गया ना। यानी इसका कहने मतलब इसका जो सिक्का था तो एक तरफ उसका नाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का, और दूसरी तरफ देवी जी की आकृति अंकित थी। ठीक, देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह सिक्कों पर पहली बार प्रयोग किया था, सिक्का को ही चेंज कर दिया था। यानी सांकेतिक मुद्रा लाने का प्रचलन कोशिश किया था। कौन? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसने मुद्रा संबंधी क्या किया था, इसने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग ये सफल हो पाया था? नहीं। यानी सोने चांदी के सिक्के लेकर के उसके बदले में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और घर घर सांकेतिक मुद्रा छपाने लगी फिर। इसलिए इस सिक्के का क्या हो गया, तो इसको लगा यार तो सिक्का हम जितना छापे हैं मेरे पास उससे ज्यादा सिक्का मार्केट में निकल रहा है, तो लोग क्या काम करेंगे, अपना ही सिक्का छाप करके जाए सामान लें। तो इस तरीके से राजा द्वारा बनाए गए सिक्कों का कोई मूल्य हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मार्केट में ज्यादा, जैसे अभी भारतीय रुपया है, भारतीय सिक्का है, तो क्या देखो कि भारतीय सिक्के का कुछ वैल्यू है? उसकी वास्तविक वैल्यू कुछ नहीं। जैसे नोट हो गया, नोट की वास्तविक वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। उस पर ठप्पा लगा हुआ है, गांधी जी की फोटो लगी हुई है, बढ़िया से भारतीय पुरुष सभी चीजें लिख दिया हुआ है, और उसको भारतीय सरकार क्या कर दी है, जारी कर दी है। अगर यही कोई उस बाकी अगर उस कागज की वैल्यू देखे तो कोई कागज की वैल्यू नहीं है वास्तविक। ऐसे ही जैसे चांदी हो गया, तो चांदी की अपनी एक वास्तविक वैल्यू होती है। चांदी को चाहे कूच डालो, चाहे उसको ऊपर से उड़ा दो, चाहे जो भी हटा दो, चाहे उस पर चाहे जो ठप्पा लगा हो, चाहे जो मोहर लगे उसको हटा दो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? चाहे गला दो, पिघला दो, कुछ भी कर दो, उसकी वास्तविक वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन अभी जो सिक्का चला हुआ है इसकी वास्तविक वैल्यू कुछ है? बस उसको गला पिघला दो, खत्म कहानी। नोट में रंग लग जाता तो लेने में आदमी ये कहते चलेगा नहीं यार चलेगा ना। इसी तरीके से एमबीटी जो था, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा लाया था, जैसे इस समय है सांकेतिक मुद्रा ही चल रहा है, लाया था। लेकिन उस मुद्रा का क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा लोगों ने छापना चालू कर दिया। तो इस तरीके से उसको लगा कि यार ये क्या हो गया, तो उसने सारी मुद्रा को ले लिया जो छापी थी मुद्रा, और फिर से अपने राज से क्या दिया, सोना चांदी पूरे साम्राज्य में उड़वाया। इस तरीके से उसको राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये जिसने जो मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक, और इसने सोने का नया सिक्का चला था जिसको इब्न बतूता ने दिनार कहा था। ये भी बताया था कि मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ठीक ना। और किसके शासनकाल में आया था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अच्छा, इसी के जस्ट एक इसी 1333 में एक घटना और घटी थी, 1336, ठीक, बहमनी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। हाँ, इसी के समय तो बताया दिल्ली सल्तनत टूटते 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 तो कहानी खत्म हो गया। अब देखो बाद में सोने एवं चांदी के सिक्के के बदले इसने अदली दे दिया था। हमने बताया था कि ना, कौन क्या दिया था उसने? अदली दे रखा था। फिर उसके बाद 140 ग्रेन के बराबर होता, जिसे सोना चांदी सिक्का लेकर के इसने एक अदली नामक सिक्का चलवाया था। ठीक, समझ गए ना, यहाँ तक इसे पढ़े हो। अब देखो ये फिरोज शाह तुगलक जो था, FST फिरोज शाह, तांबे एवं चांदी का मिक्स सिक्का चलवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखो एक आधा सिक्का चलवाता है और एक 20 चलवाता है। आधा का मतलब होता है आधा, 1/2, और 20 का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4। जैसे तुम लोग अठन्नी जानते हो, चवन्नी जानते हो, 1 रुपया जानते हो, चवन्नी जानते हो नहीं जानते हो? गाड़ा बना रहता है उसमें,
चवन्नी नहीं जानते, 25 पैसा जिसे कहते हैं। ठीक, तो देखो ये तांबे के सिक्के को दिरहम कहता था। इसी बात में बता दीजिए दिरहम कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की है? सऊदी अरब की। ठीक, दिरहम पूरा लिखा दिए है ना, तो याद तो करना चाहिए आप लोग को। देखो दिल्ली सल्तनत में 2 सिक्के और चलाए गए थे, जिसका नाम था दांग, ये तांबे का होता था, और एक था संसगनी सिक्का, ये चांदी का होता था। किसका होता था? ये चांदी का। दांब हो गया और संसगनी हो गया, इतना बात समझे। अब देखो दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे, टैक्स, जिसको तुम लोग जनबत उसर हो गया, जकात हो गया, खराज हो गया, खुम्स हो गया, जजिया हो गया। जो उसर होता था ये 5 से 10% लिया जाता था। ठीक, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। किससे? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज एक हो गया, ये या कह सकते हो कि 33.33% या 50% है, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ये खराज कितना लिया जाता था? 33.333% या 50%। 1/2 मतलब 50% होता है। ये लिया जाने वाला किससे? गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से। उस समय कौन था? हिंदू। तो कौन सा देश में बहुत सी ये सभी हो गए थे, ठीक है ना, वो तो बाद में होने आगे। अब देखो खुम्स, इसमें भूमि में जो गड़े जो होते थे उस पर लूट के, और खानों में जो भी निकलता था गड़े खजानों पर टैक्स लेता था। बताओ किसने ये टैक्स बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भूमि में गड़े खजानों पर टैक्स नहीं लेता था, लूट के धन पर टैक्स नहीं लेता था। ठीक, अगला आ जाता खुम्स हो गया ना, जकात। कौन सा? जकात। ये 2 से 2.5% तक मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स था। कैसा? 2 से 2.5% ये मुसलमानों पर वो कैसा करता है? धार्मिक। और एक होता है जजिया, ये गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था कि आप मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपना रहे हैं, अगर नहीं अपनाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहला नंबर तो जबरन कबूलवाता था, नहीं कबूलता तो उसको बोलता था आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप मुस्लिम। पैदा होने के समय क्या कोई अपने ऊपर उसके ऊपर रहता है? नियंत्रण कर सकता है? नहीं भाई हमको इसी घर में होना नहीं, तो कहा गरीब के घर में पैदा हो, सभी अंबानी घर में पैदा हो, ऐसे यहूदी के घर में पैदा हो जाए, ठीक ना, तो उस पर कोई पैदा के समय उसके ऊपर कोई, लेकिन ये कर लगा रखा था लोगों होगा। फिरोज शाह तुगलक था, ये ब्राह्मणों पर भी कर लिया था, ब्राह्मणों से भी कौन सा कर ले रखा था? जजिया। जजिया कर 5 लोगों को छूट दिया था मोहम्मद बिन, वो क्या कहते उसको, जो आया था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, एक बच्चों को छूट दे रखा, औरतों को छूट दे रखा था, वृद्ध व्यक्ति को छूट दे रखा था, विकलांग को छूट दे रखा था, और ब्राह्मण को। ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लेता है। एकमात्र राजा जो अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलता वो औरंगजेब था। ठीक है, उसको जिंदा पीर कहते थे औरंगजेब। ये 5 प्रकार की भूमि थी, वो कर था इस समय, समझ गए। अब आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये भूमि पैमाइश करवाकर टैक्स लेते थे। ये केवल दिल्ली सल्तनत में 2 ही ऐसे राजा थे या शासक कह सकते हैं कि जिन्होंने भूमि का क्या करवाया? पैमाइश करवा बढ़िया ढंग से, और उस आधार पर टैक्स को क्या किया? निर्धारित किया। और कोई भी राजा जो था भूमि के पैमाइश करवा करके उसको टैक्स निर्धारित नहीं किया था। फिर बोलोगे सर फिर टैक्स वो कैसे लेते थे? तो वो टैक्स जो है उपज के अंदाज के आधार पर ले लेते थे। किसके आधार पर? वो यानी जितने शेष सुल्तान थे उपज का अनुमान लगाकर उस तरीके से टैक्स लेते थे कि आपके खेत में 10 कट्टी होगा तो 4 कट्टी हमें दीजिएगा, मतलब जो भी जैसे कट्टी मतलब बोरा हो गया उस तरीके से रहा होगा उन लोगों ने कुछ। ठीक, देखो फिरोज शाह तुगलक जो था इसने नहर बनवाया था। नहरों का जाल किसने बनवा दिया था? गयासुद्दीन, ठीक है ना, गयासुद्दीन। अब देखो इसने हक ए सर्व एक कौन सा टैक्स लगाया था? ये सिंचाई कर होता था। ये उत्पादन का 10%। 10% का मतलब है ऐसे कह सकते हैं, तब तो ये परसेंटेज पता नहीं जानते भी रहे हो कि ना जानते रहो, जानते रहोगे लेकिन उस तरीके से नहीं। वो लोग सोचते हो कि अगर आपके यहाँ 100 बोरी हुआ या कोई न कोई मानक रहा होगा तो उसका 10 हमें चाहिए, नहीं समझे, उसका 10 हमें चाहिए, तो उस आधार पर हो गया होगा। देखो अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी, ये व्यापारी कर लगा के रखा था। बोला था कि जो मुस्लिम अगर व्यापार करेंगे तो वो 2.5% टैक्स देंगे, अगर हिंदू व्यापार करेंगे तो वो 5% टैक्स देंगे। ये बात हुआ। अलाउद्दीन ने सिंचाई कर भी लगाया था, चराई कर लगाया था। ये दुधारू पशुओं पर था। कैसा था? दुधारू पशुओं पर था। दिल्ली सल्तनत में 4 प्रकार की भूमि थी। कितनी प्रकार की? 4। एक होती खालसा भूमि। किसने सभी भूमि खालसा भूमियों को सरकारी भूमि में बदल दिया था? समझ रहे हो, उसने सारी भूमियों को किसमें बदल दिया था? खालसा भूमि लेकर छीन के बदल दिया था। ठीक, बलबन भी सारी सरकारी भूमि को, इक्तदारी भूमि को किसमें बदल दिया था? खालसा भूमि। हाँ, जितने भी उस काल में मंदिर बने थे सभी तुड़वा दिया था बलबन। देखो इसने खालसा भूमि उसे कहते थे, सुल्तानी की भूमि हुआ करती थी, उसे क्या बोलते थे? खालसा भूमि। जो सुल्तानी की भूमि होती थी यानी सरकारी कह सकती है, उस समय के हिसाब से सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? खालसा भूमि। ऐसी भूमि, दूसरी ऐसी भूमि जो दान में दे देते थे, जैसे कोई अच्छा काम दिया या कोई गरीब है या कोई असहाय या किसी तरीके से दान में दी गई भूमि को क्या बोलते थे?
दान में दी गई भूमियां एक प्रकार की हो गई, इस पर कोई लगान नहीं लेता था, यानी लगान मुक्त होती थी। कौन सी भूमि? दान में दी गई भूमि दिल्ली सल्तनत में कैसी होती थी? लगान मुक्त होती थी। एक होती इक्ता भूमि, एक लिख दी है इक्ता, इक्ता भूमि। ये बताइए आप लोग, इक्ता भूमि क्या होती थी? कल ही बताए थे ना अभी, ठीक, सैन्य संगठन में बताया था कि इक्ता भूमि क्या होती है। हाँ, सैनिकों को वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे क्या देते, क्या कहते थे? इक्ता भूमि। और उन सैनिकों को जो बड़े बड़े पद पे होते थे उनके वैल्यू के हिसाब से अधिक भूमि मिलेगी। जैसे अभी सोचो कि आप लोग को जॉब लग जाती है, आप लोग 2 लाख रुपए कमाओ, और मेरी जॉब लग जाएगी, मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, तो आपको जो भूमि दी जाएगी ज्यादा दी जाएगी अपेक्षाकृत मेरे। तो जो राज्य में बड़े बड़े सेनापति होंगे, बड़े बड़े मंत्री होंगे, उन लोगों को अगर क्या दिया जाएगा, इक्ता दिया जाएगा, तो उन लोगों की भूमि हर महीने जो हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा उनके पास खालसा भूमि से ज्यादा भूमि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसी आधार पर बलबन ने सारी इक्तादारी प्रथा को समाप्त किया। क्या किया? सारी इक्तादारी प्रथा को समाप्त किया। अब फिरोज शाह तुगलक जो था इक्तादारी प्रथा में परिवर्तन लाता है, कहता ठीक है, मैं इक्तादारी को कौन खत्म करता है? बलबन खत्म करता है। चालू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने। फिर से कौन चालू करता है? फिरोज शाह तुगलक। कौन चालू करता है? फिरोज शाह तुगलक। कहता है कि ठीक है, बलबन खत्म कर दिया रहता है, ये फिरोज शाह तुगलक फिर से चालू करता है, कहता है हम इसमें परिवर्तन लाकर चालू करेंगे। ये जो इक्ता आपकी भूमि होगी ना, ये वंशानुगत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वंशानुगत। यहाँ पर यानी आपके बाद आपका, मतलब आपका लड़का, फिर उसके बाद उसका लड़का, इस तरीके से उसका यूज करेगा। ठीक, तो इक्तादारी प्रथा। अच्छा, एक और भूमि होती थी हिंदू अधीनस्थ राजा। जैसे कोई एक मुस्लिम राजा है ना, तो उसके अंडर में कई हिंदू भी राजा, जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे राजा हो गए, अटैक किया, अटैक करने के बाद बोला कि आप राजा रहोगे लेकिन मेरे अंडर रहोगे, तो उसके क्षेत्र की सारी भूमि भी तो उस सुल्तान के अंतर्गत आएगी। तो वैसी भूमि जो हिंदू अधीनस्थ राजाओं के अधिकार वाली भूमि होती थी, यानी टोटल दिल्ली सल्तनत में 4 प्रकार की भूमि होती थी। समझ गए? ये लिख दिए हैं कि फिरोज शाह तुगलक इक्ता व्यवस्था को पुनः परिवर्तन करके स्थापित करता है। ठीक, इसमें इक्ताओं पर इक्तादारों का वंशानुगत अधिकार हो जाएगा। समझ गए?